हेलो दोस्तों, मित्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा दोस्तों, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये पहले आपको मालूम हो गया होगा। तो राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्र के मानने वाले, जैसे गांधीवाद मतलब गांधी के मार्ग पर चलने वाले को गांधीवाद कहते हैं, उसी तरह राष्ट्र को मानते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा है दोस्तों नारीवाद। नारीवाद किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार नारीवाद कहलाता है। तो दोस्तों नारीवाद, जैसे पहले पुरुषों को शिक्षा प्रदान किया जाता था, महिलाओं को शिक्षा नहीं प्रदान किया जाता था। महिलाओं को कहा जाता था कि आप घर का काम करिए, पुरुष जो होते हैं ये बाहर नौकरी या जॉब करते थे। तो इसीलिए स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो अब परिवर्तन हुआ, अब से देखो स्त्रियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो नारीवाद आपको समझ में आया होगा। नारीवाद की स्थापना लुडने आए पीटर्स ने की। तो नारीवाद की स्थापना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट हेडिंग है फ्रांस की क्रांति, राष्ट्र का विचार। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या है? तो सबसे पहले है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 एडी में फ्रांस की क्रांति में सभी लोग भाग लिए। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति में सभी लोग भाग लिए थे। अब दोस्तों है कि और राजतंत्र को समाप्त करने की घोषणा किए। अतः लोगों का कहना था कि राज्य को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस के में सभी लोग भाग लिए थे। राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को स्थापित किया गया। राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र उसे कहते हैं राजा का लड़का जो होता है, राजा बनता है, उसे कहते हैं राजतंत्र। और प्रजातंत्र उसे कहते हैं लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व को प्रजातंत्र कहते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने की स्थापना किया जाए। फ्रांस के लोगों ने कहा था, जिसका नाम जैकोबिन क्लब था। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो थे, वहाँ का क्लब का नाम था, वहाँ लोग जाया करते थे। तो वहाँ फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा स्थापना किया जाने की घोषणा की गई। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है स्कूल के छात्रों के लिए क्लब की स्थापना किया जाए, जिसका नाम जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब की स्थापना किया जाए ताकि बच्चों मनोरंजन कर सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सभी लोगों पर समान किराया तथा समान अधिकार दिया जाए, मतलब किसी प्रकार की भेदभाव न किया जाए। फ्रांस के अंदर सभी लोगों को समान किराया, समान अधिकार दिया जाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन का शासन। नेपोलियन जो था बोनापार्ट बहुत महत्वपूर्ण शासक था। ये महान शासक था। पहले एक सिपाही था, उसके बाद चांसलर बनता है। जब नेपोलियन ने अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया, मतलब प्रजातंत्र को हटा दिया, अब राजतंत्र को लागू कर दिया। बोला अब राजा ही देश को चलाएगा, प्रजा के द्वारा प्रतिनिधित्व जो चुना जाता है उसको हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट है कानून के सामने सबको बराबर रखना। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि कानून के सामने सब बराबर है। तीसरा पॉइंट बोला था संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखना, मतलब जो राष्ट्र का धरोहर है उसे सुरक्षित बनाए रखना। चौथा पॉइंट है भूदासत्व और जमींदार कर मुक्ति दिलवाना और सभी वर्ग समान रखना, मतलब सभी वर्ग समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जमींदार को जो टैक्स होता है, जमींदार को मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब इटली का एकीकरण क्या? एकीकरण मतलब होता है मिलाना। इटली जो है 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त हो गया था, मतलब 7 राज्यों में टूट चुका था इटली। उसके बाद 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेजिनी ने एकीकृत गणतंत्र बनाया, मतलब जो जोसेफ मेजिनी थे 1830 में एकीकृत गणतंत्र बनाया। इटली जो था 7 राज्यों में टूट चुका था, उसको 7 राज्यों को मिलाने का काम किसने किया था? जोसेफ मेजिनी ने।
के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जोसेफ मेजनी कापुर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एकीकरण किसने संभव बनाया, तो मेजनी कापुर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है 1869 1869 में ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा इटली का जब एकीकरण हो रहा था उसके बाद होने के बाद किसको राजा घोषित किया गया, तो इमैनुअल द्वितीय को 1869 में राजा घोषित किया गया। तो आपको आशा है कि आपको आया होगा। उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ शासक था। बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ शासक था। यह जर्मनी का सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, मतलब जर्मनी में सब राज्य को राष्ट्र बनाने के काम बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कैसे संभव हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। ऑटो वान बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में जर्मनी का बनाया गया, चांसलर बनाया गया। चांसलर मतलब देश को चलाने वाला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण संभव किया। मतलब बिस्मार्क ने रक्त खून खराबा हथियार से लड़कर जर्मनी को क्या किया गया, एक बनाया। मतलब एक देश बनाने का कार्य जर्मनी का बिस्मार्क ने किया था। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वासी के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद दोस्तों है निरंकुशवाद। क्या है निरंकुशवाद? किसे कहते हैं, इसको हमको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। जो अत्यंत कठोर तथा दमनकारी होता है इसे निरंकुशवाद कहते हैं। जो राजा दमनकारी होता है, जो प्रजा की नहीं सुनता है, अपने में ही मस्त रहता है, देश की परवाह नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद। उसके बाद दोस्तों, यदि किसी देश को विकास की ओर ले जाना है तो युवाओं को राष्ट्र सत्ता सौंप देनी चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद। आज के लिए इतना।